हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर, जिसमें हम सीरीज करवाने जा रहे हैं इन्वायरमेंट की सीरीज। ठीक है, हमारे पॉलिटी के 6 लेक्चर जा चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट के हमारे अभी स्टार्टिंग में 2 लेक्चर्स आएंगे। अभी जो मार्केट में जितने टेस्ट आए हैं उनके हिसाब से हमारी फ्रीक्वेंसी चल रही है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं डेली लेक्चर्स नहीं आ रहे, क्योंकि अभी टाइम है और अभी टेस्ट भी ओनली 9 ही आए हैं। विजन आईएएस के टेस्ट जो मार्केट में आए हैं, और 9 आए हैं, उसमें से 4 से 5 हमने करवा दिए हैं। ठीक है, तो वो सही चल रहा है। ठीक है, मैं सारे टेस्ट जो है वो आपके टाइम पे ही कंप्लीट करवा दूंगी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई कमी लगती है या कुछ लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। और इस वीडियो का फायदा आपको तभी होने वाला है जब आप इस क्वेश्चन को खुद मार्क करोगे। ठीक है, ये मान लो कि जो भी क्वेश्चन है इसके आंसर को आप खुद मार्क करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, इसमें आपके कम से कम कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए? इसमें कम से कम आपके 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 35 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी टेस्ट होता है इन्वायरमेंट का, आप सबको पता है। ठीक है, तो चलिए फिर भी शुरू करते हैं। सबसे पहले, टेम्परेचर एंड वाटर आर द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, जो टेम्परेचर और जो वाटर हैं वो सबसे ज़्यादा इकोलॉजिकली रेलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमें कुछ चीज़ें बतानी है। सबसे पहले है, स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। देखो, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो स्टीनो होता है, एक यूरी होता है। ठीक है, इनके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें लग जाती हैं। जैसे कि स्टीनो जो होते हैं ना, वो नैरो रेंज के लिए यूज़ करते हैं। जो स्टीनो वर्ड है वो नैरो रेंज के लिए यूज़ करते हैं, और जो यूरी है वो वाइड रेंज के लिए यूज़ करते हैं। थर्मल हो गया टेम्परेचर, तो जो स्टीनो थर्मल ऑर्गेनिज्म होंगे वो किस टेम्परेचर में रहेंगे? वो रहेंगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में। स्टीनो का मतलब क्या होता है? नैरो। ठीक है, तो इसने लिख रखा है वाइड, तो ये वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में नहीं रहते हैं। सेकंड है यूरी हेलाइन। यूरी मैंने अभी क्या बताया? यूरी का मतलब होता है वाइड। ठीक है, वाइड रेंज। तो जो यूरी हेलाइन मतलब यूरी मतलब वाइड, और हेलाइन मतलब जो सोल्टी एरियाज मतलब। ठीक है, तो ये वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं, तो ये नैरो में नहीं रहते। ठीक है, तो यूरी हेलाइन किस में रहते हैं? वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं, वो नैरो रेंज में नहीं रहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई हमारी, तो हमें बतानी है नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट तो दोनों ही है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? सी। समझ में आया? स्टीनो मतलब होता है नैरो, और थर्मल होता है टेम्परेचर। यूरी मतलब होता है वाइड, और हेलाइन मतलब होता है सॉल्टी एरियाज। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट टेम्परेचर एंड वाटर का। तो हमें बताना स्टीनो थर्मल और यूरी हेलाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विद रेफरेंस टू हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इन इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग। देखो, हंटिंग के बारे में बताना है। सबसे पहले है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन कैन परमिट टू हंट द वाइल्ड एनिमल्स दैट हैज बिकम डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ। देखो, अगर आपने पिछले साल की टेस्ट सीरीज देखी होगी तो आपको क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, अगर नहीं देखी है तो भी आपको लगा लो आप जो भी आपको आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो परमिट कर सकते हैं किसी भी वाइल्ड एनिमल को हंट करने के लिए जो डेंजरस हो गया है ह्यूमन लाइफ के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल हमारी क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट कर सकते हैं अगर कोई जो एनिमल है वो अगर डेंजरस हो गया है तो, या फिर सेल्फ डिफेंस में कोई अगर एनिमल वो है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना। मतलब ये है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है वो क्या कर सकते हैं? परमिट कर सकते हैं। ठीक है, वो परमिट कर सकते हैं। अब जाता है हमारा सेकंड स्टेटमेंट, द किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इन सेल्फ डिफेंस इज नॉट कंसिडर्ड ऑफेंस। बिल्कुल यही मैं बता रही थी कि सेल्फ डिफेंस में अगर किसी वाइल्ड एनिमल को मार दिया जाए तो उसको ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल किल्ड और वाउंडेड इन डिफेंस ऑफ ए पर्सन इज कंसिडर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल अगर मार दिया जाता है या फिर वाउंडेड हो जाता है सेल्फ डिफेंस में तो वो प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट माना जाएगा। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या आ गया? डी। ठीक है, और ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारी किस एक्ट के अकॉर्डिंग आती है? ये आपने पढ़ा होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये प्रोहिबिट करता है हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है हंटिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स क्या है? प्रोहिबिटेड है।
ठीक है। लेकिन कुछ केसेस में जो किस में दे रखे हैं, इसके सेक्शन 11 में दे रखे हैं। याद रखना, कुछ केसेस में हंटिंग पॉसिबल है, जैसे कि कुछ केस तो बता दिए सेल्फ डिफेंस में, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अगर उस एनिमल को क्या मानते हैं, डेंजरस मानते हैं ह्यूमन लाइफ के लिए। ये किस में दिया गया है, ये दिया गया सेक्शन 11 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को। केवल 2-3 ही केसेस में जो है ये किया जा सकता है, उनकी हंटिंग की जा सकती है। ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आपको पता है कि बहुत सारी ऑथोरिटीज़ अपॉइंट होती हैं। देखो, एक ऑथोरिटी का नाम तो इसने दे दिया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। नॉर्मली क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफ़ी सारी जो ऑथोरिटीज़ हैं वो अपॉइंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करती है, सबसे पहले अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, वो डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन किसको अपॉइंट करती है, डायरेक्टर को। किसको अपॉइंट करती है, डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को अपॉइंट करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, और किसको, असिस्टेंट डायरेक्टर्स को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। डायरेक्टर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए, कौन अपॉइंट करता है उनको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। फिर आ जाती है हमारी कौन, स्टेट गवर्नमेंट। कौन आ जाती है, स्टेट गवर्नमेंट। देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर जो अपॉइंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, वो है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। कौन है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो हेड करते हैं वाइल्ड लाइफ जो विंग है डिपार्टमेंट की, उसको। ठीक है, ये हेड होते हैं वाइल्ड लाइफ विंग के। हेड किसके होते हैं, वाइल्ड लाइफ विंग के ये हेड होते हैं। ठीक है। और कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होता है इनका उसके ऊपर। ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट और किसको अपॉइंट करती है, ये तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गए। वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को भी अपॉइंट करते हैं, किसको, वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हो गए, ये तो स्टेट में हो गए, हेड हो गए पूरे विंग के। लेकिन जो ये वाइल्ड लाइफ वार्डन होते हैं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं, याद रखना। वाइल्ड लाइफ वार्डन हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ। ठीक है। अब देखो, ये हो गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर स्टेट गवर्नमेंट कौन क्या अपॉइंट करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन सी वो अपॉइंट करती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बहुत सारे एनिमल्स की, मैंने बताया, हंटिंग एंड पोचिंग को रोका जाता है। ठीक है, प्रोहिबिटेड है। तो इसके अंडर काफ़ी सारे ना शेड्यूल दिए गए हैं। कितने, 6 शेड्यूल दिए गए, शेड्यूल 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6। ठीक है, ये 6 शेड्यूल्स हैं इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 6 शेड्यूल दिए गए। पहले 2 में क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज आती हैं। ठीक है। 3rd एंड 4th में क्या है, ये स्पीसीज इंडेंजर्ड नहीं है। शेड्यूल 3rd एंड 4th में ऐसे स्पीसीज हैं जो इंडेंजर्ड तो नहीं है, नॉट इंडेंजर्ड, ये इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हंटिंग इनकी प्रोहिबिटेड है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हंटिंग इनकी फिर भी प्रोहिबिटेड है, और यहाँ पे पेनल्टी जो है कम लगती है एज कम्पेयर टू शेड्यूल 1 एंड 2। ये क्या है, इंडेंजर्ड एनिमल्स आते हैं इनमें। ठीक है, इनमें क्या आते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल्स। शेड्यूल 1 में सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड, इसमें थोड़े से कम, इसमें दोनों में नॉन इंडेंजर्ड्स आते हैं। और मेनली हंटिंग जो होती है, लेकिन यहाँ पे प्रोहिबिटेड होती है और पेनल्टी कम होती है इनके लिए कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से। ठीक है। अब जो शेड्यूल 5 होता है उसमें कौन से आते हैं, वर्मिन आते हैं। ठीक है, कौन से आते हैं, वर्मिन स्पीसीज आते हैं। वर्मिन स्पीसीज कौन सी होती है, एनिमल दैट कैन बी हंटेड। ठीक है, ऐसे एनिमल जिनको क्या कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। और इसमें मेनली 4 ही स्पीसीज आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना इन 4 स्पीसीज को। ठीक है, 4 ही स्पीसीज आती हैं। सबसे पहले आता है, क्या है, कॉमन क्रो। क्या आता है, सबसे पहला है कॉमन क्रो। उसके बाद एक फ्रूट बैट्स, कौन से, फ्रूट बैट्स। ठीक है, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स। उसके बाद रेट्स एंड माइस। ठीक है, 4 स्पीसीज हैं जो वर्मिन में आती है शेड्यूल 5 में, जिसको हंट किया जा सकता है। कौन कौन से स्पीसीज हैं, कॉमन क्रो, फ्रूट बैट्स, रेट्स एंड माइस। ठीक है। शेड्यूल 6 में ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी मतलब जिनका जो कल्टीवेशन है उस पर रेगुलेशंस हैं, जिनकी कल्टीवेशंस पे क्या है, रेगुलेशंस है। इसमें ऐसे स्पीसीज आती हैं, प्लांट्स के ऐसे स्पीसीज आते हैं जिनके कल्टीवेशन पे वो है, रेगुलेशंस है, जैसे कि रेड वेंडा, ब्लू वेंडा, समथिंग ऐसी। ठीक है, ये वाली स्पीसीज इसमें आती हैं। तो ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसके अंडर कितने शेड्यूल्स हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 6 शेड्यूल्स हैं। पहले 2 में इंडेंजर्ड स्पीसीज, 3rd एंड 4th में इंडेंजर्ड स्पीसीज तो नहीं आती है, लेकिन इनकी हंटिंग यहाँ पे क्या होती है, प्रोहिबिटेड होती है और पेनल्टी भी लगती है, लेकिन थोड़ी सी कम लगती है। शेड्यूल 5 में कौन सी आती है, वर्मिन स्पीसीज आती है, इनको हंट किया जा सकता है। इसमें आते हैं कॉमन क्रो, फ्रूट बैट, रेट्स एंड माइस। फिर आता है शेड्यूल 6, इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जिनकी कल्टीवेशन पे क्या है, थोड़ी रेगुलेशंस है। ठीक है, उनको बिना उनके वो नहीं किया जा सकता है, जैसे कि रेड वेंडा, ब्लू वेंडा, पीचर प्लांट। ठीक है, पीचर प्लांट, ये सारे मतलब इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। शेड्यूल्स मैंने आपको बता दिए। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक बहुत बड़ा एक्ट है। सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा एक्ट है। इसके अंडर है ना
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर और भी वो हैं, क्या बताऊं मैं आपको, इसके अंडर और भी कुछ पोस्ट्स बनती हैं, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, आपने सुना होगा नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, वो भी किसके अंडर बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि जो ये बॉडी है ये किस एक्ट के अंडर बनी हुई है, स्टैट्यूटरी बॉडी या नहीं है, ये किस एक्ट के अंडर बनी हुई है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बहुत सारी बॉडीज बनी हुई है, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जिसके हेड कौन होते हैं, पीएम होते हैं। वाइस चेयरपर्सन कौन होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, ठीक है। फिर है स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी किसके, ये भी इसी एक्ट के अंडर बनती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, सीएम इसके चेयरमैन होते हैं। फिर आ गया हमारा सेंट्रल जू अथॉरिटी, कौन सी, सेंट्रल जू अथॉरिटी, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, इनके चेयरमैन कौन होते हैं, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इनके चेयरमैन होते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं। और सेंट्रल जो अथॉरिटी भी इसी एक्ट के अंडर बनती है। उसके बाद आगे हमारी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये भी 2005 में बनी थी, और इसके भी जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर इसके चेयरमैन पर्सन होते हैं, ठीक है। फिर आ गया हमारा एक आ गया वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, आपने सुना होगा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये बॉडी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनती है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये सारी जो बॉडीज हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही बनती हैं। और जो ये हंटिंग एंड पोचिंग का था ये भी सारा उसी के अंडर था। तो ये बॉडीज है ना, अब भी कभी भी आएगा तो मैं कभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि मैंने अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूरा बता दिया है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ये सारी बॉडीज बनती हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, एनटीसीए एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट, सारी चीजें होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एलेंस रूल क्या बोलता है, देखो एलेंस रूल अगर आपने पढ़ा हो तो एलेंस रूल बोलता है कि जो मैमल्स होते हैं कोल्डर एरिया में, वो उनके जो एक्सट्रीमिटीज़ होती हैं वो शॉर्ट होती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं, ताकि जो हीट का लॉस है वो कम से कम हो सके, ठीक है, टू मिनिमाइज हीट लॉस। तो उसी को बोलते हैं एलेंस रूल्स, इसको क्या बोलते हैं, एलेंस रूल्स, ठीक है। और याद रखना ये जो दूसरा है ये दिया गया है किसका, बर्गमान्स रूल, ये क्या है, बर्गमान्स रूल। ये बर्गमान्स रूल्स क्या है, मैमल्स जो कोल्डर क्लाइमेट में होते हैं उनकी जो लेयर होती है, मतलब जो स्किन की लेयर होती है, थिक ब्लबर होते हैं फैट का, ताकि वो कोल्ड से बच सकें, ठीक है, ये होता है बर्गमन रूल। तो ये चीज़ दो चीज़ ध्यान रखनी है, एलेंस रूल एंड बर्गमन्स रूल। एक्सट्रीमिटी अगर छोटी होती है तो वो होता है एलेंस रूल्स, और अगर थिन ब्लबर ऑफ फैट होता है तो उसको बोलते हैं क्या, बर्गमन्स रूल्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में बताना है। सबसे पहले जितनी भी टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होती है उस वो बोल रहे हैं उस 70% से ज़्यादा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। तो याद रखना लेस देन 50% जो होती हैं, कितनी, लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। याद रखना लेस देन 50, जितनी भी सन की रेज आती हैं उनमें से लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है प्लांट ऑन अर्थ कैप्चर ओनली 2 to 10% परसेंटेज ऑफ टोटल फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। बोल रहे हैं जो प्लांट्स हैं वो केवल 2 to 10% जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। प्लांट क्या इतना ही कैप्चर करते हैं। तो जितनी भी सनलाइट आती है 50% से भी कम उसमें फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, और उसका भी ओनली 2 to 10% ही प्लांट्स जो है वो कैप्चर करते हैं, और उसका भी काफ़ी कम अमाउंट जो है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है, हमारा आंसर क्या आ गया, बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस होती है ना, ये मेनली किस में होती है, विजिबल रेंज में होती हैं। किस में होती हैं, ये विजिबल रेंज में होती हैं, ठीक है। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक की इनकी रेंज होती है, ठीक है। और मेनली बस यही एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं प्लांट्स के द्वारा, ताकि फोटोसिंथेसिस की जा सके। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हमें एक्वेटिक सिस्टम के डिफरेंट जोन्स के बारे में बात करनी है। कौन कौन से जोन्स होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था, मान लो कि ये कोई लेक है, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जोन होते हैं। सबसे पहले ये वाला जोन होता है, एक ये वाला जोन होता है, और ये वाला तो उधर से सेम ही हो गया, ठीक है। अगर हाफ को आप डिवाइड कर दो तो इधर इधर तो बराबर ही हो जाएंगे। तो एक ये जोन है, एक ये बीच वाला जोन है, और ये वाला जोन है, और एक ये वाला जोन है, ठीक है। मेन ये मेजर जोन्स होते हैं। इसको बोलते हैं कोस्टल एरिया के पास जो जोन होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन। इसको कौन सा जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिटोरल जोन। ये कौन सा होता है, बिल्कुल ओपन में लिम्नेटिक जोन। कौन सा जोन होता है, ये लिम्नेटिक जोन होता है। ये फिर यहाँ पे क्या होता है, लिटोरल जोन,
ठीक है। ये कौन सा जोन होता है, थोड़ा सा जो यहाँ पे होता है ये उसको बोलते हैं प्रोफंडल जोन। ये कौन सा होता है, प्रोफंडल जोन। और लास्ट में कौन सा होता है, बेंथिक जोन, जहाँ पे सनलाइट जाती ही नहीं है। सबसे अच्छी सनलाइट कहाँ पे होगी, लिम्नेटिक जोन में, ओपन में, ठीक है। फिर ये हो गया प्रोफंडल जोन, ये थोड़ा सा शेडो रीजन आ जाएगा। उसके बाद आएगी बेंथिक, यहाँ पे तो मतलब लाइट जाती ही नहीं है, ठीक है। लिटोरल जोन, तो ये होते हैं जोन मेनली। तो इसने पूछ रखा है जो लिम्नेटिक जोन है, ये लिम्नेटिक जोन हो गया, ये क्या है, वेल लिट है, बिल्कुल यहाँ पे अच्छी लाइट आती है। एंड इज डोमिनेटेड बाय प्लैंक्टन्स, और यहाँ पे मेनली क्या, अगर जहाँ पे अच्छी सनलाइट आ गई वहाँ पे क्या होंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर ज्यादा होंगे, ठीक है। तो प्लैंक्टन वहाँ पे ज्यादा होते हैं, तो बिल्कुल सही है। सेकंड है प्रोफंडल जोन इज डीप वाटर पार्ट ऑफ लेक और देखो ये डीप वाटर पार्ट तो है, ठीक है, डीप वाटर पार्ट है, तो बिल्कुल प्रोफंडल जोन वो क्या है, डीप वाटर पार्ट है उस लेक या पॉन्ड का, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी, ठीक है। ये मेनली क्या है, जो लेक एक्वेटिक सिस्टम के क्या है, ये पार्ट है। अब जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस अकाउंट फॉर लेसर बायोडाइवर्सिटी इन टेम्परेट रीजंस एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। बोल रहे हैं हमें रीजन बताने हैं कि लेसर बायोडाइवर्सिटी इन टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन्स में जो लेसर बायोडाइवर्सिटी है उसके क्या रीजन है, क्यों है टेम्परेट रीजन में लेसर बायोडाइवर्सिटी, केवल हमें उसका रीजन बताना है, ठीक है। सबसे पहले ट्रॉपिकल रीजन्स हैव बीन सब्जेक्ट टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन द पास्ट व्हाइल टेम्परेट लैटिट्यूड्स हैव रिमेन्ड अनडिस्टर्ब्ड। तो याद रखना फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस इन जो पास्ट हुए हैं वो कहाँ पे हुए हैं, वो टेम्परेट रीजन्स में हुए हैं। कहाँ पे हुए हैं, फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस कहाँ पे हुए, वो टेम्परेट रीजन्स में हुए, वो ट्रॉपिकल रीजन्स में नहीं हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है। और जो मेनली याद रखना है, ट्रॉपिकल एरियाज में क्या हुए हैं, लेस ग्लेशिएशंस हुए हैं। यहाँ पे अगर लेस ग्लेशिएशंस हुए हैं तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ है, अनडिस्टर्ब्ड टाइम रहा है काफ़ी, मतलब किसी ने उनको डिस्टर्ब नहीं किया स्पीसीज को लंबे समय तक, ठीक है। इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी टाइम मिल गया, इसीलिए जो मेनली ट्रॉपिकल एरियाज में क्या है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है और टेम्परेट में कम डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये रीज़न तो खत्म हो गया, गलत बोल रखा है। सेकेंड है टेम्परेट इन्वायरमेंट आर लेस सीजनल एंड स्टेबल दस प्रमोटिंग निके स्पेशलाइजेशन। तो याद रखना देखो टेम्परेट जो इन्वायरमेंट होते हैं वो लेस सीजनल होते हैं, बिल्कुल से स्टेबल बोल रखा है कि लेस सीजनेबल होते हैं, मोर कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। लेस सीजनेबल होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, लेस प्रिडिक्टेबल होते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, निके स्पेशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर निके स्पेशलाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा, ग्रेट डाइवर्सिटी होएगी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, निके स्पेशलाइजेशन में डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी होगी। अगर डाइवर्सिटी काफ़ी अच्छी होगी, लेकिन हमें तो रीज़न बताना था कि कम बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे क्यों है, तो ये रीज़न तो नहीं होगा कम बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि ये तो ज़्यादा डाइवर्सिटी का रीज़न है, ठीक है। ये किसका रीज़न है, हमारा ज़्यादा डाइवर्सिटी का रीज़न है, हमें बताना कम डाइवर्सिटी का रीज़न। थर्ड है देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल। देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ट्रॉपिक्स में ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल है और इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट, क्योंकि टेम्परेट रीजन्स में सनलाइट भी कम है, इसलिए वहाँ पे प्रोडक्टिविटी कम है और इसलिए वहाँ पे डाइवर्सिटी भी कम है। तो ये हो गया इसका मेन रीज़न, जिसके कारण जो ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे लेसर बायोडाइवर्सिटी है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, सी। ये सिस्टम समझ में आया कि देखो पहले क्यों नहीं था, क्योंकि तो पहले तो स्टेटमेंट ही रॉन्ग दी गई थी, ट्रॉपिकल रीजन्स में लेस ग्लेशिएशंस होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस नहीं होते हैं। सेकंड जो है वो ग्रेट डाइवर्सिटी का रीज़न है, ना कि मतलब हमें बताना है कम का रीज़न बताना है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पैरासिटिज्म के बारे में बताना है। सबसे पहले पैरासाइट दैट फीड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इंडो पैरासाइट। देखो एक होते हैं एक्टो पैरासाइट, एक होते हैं इंडो पैरासाइट। एक्टो क्या होते हैं, जो बाहर आउटसाइड ऑफ द सरफेस पे जो लगते हैं या फिर जो फीड करते हैं, और इंडो क्या होते हैं जो इनसाइड पे करते हैं। तो पैरासाइट इंडो पैरासाइट क्या होगी, जो इनसाइड करेंगे, इनसाइड करेंगे, ये बोल रहे हैं एक्सटर्नल पे करते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। सेकंड एक्टो पैरासाइट लिव इनसाइड। एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, जो बाहर आउटसाइड ऑफ द बॉडी, एक्सटर्नल टू दी बॉडी होते हैं, तो ये इनसाइड नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का एग्जांपल है, मतलब ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, पैरासाइट डज नॉट फीड ऑन द ऑर्गन, इसमें फीड नहीं करता, इसमें
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें कोई जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के ऊपर फीड नहीं करता है। जैसे कि मतलब एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, ये क्या करेगा, ये अपने बच्चों को उसके घोंसले में रख देगा ताकि वो उसकी केयर करे। ठीक है, दिस टाइप का पैरासिटिज्म बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा ए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया ए। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या बोलते हैं, रिसेंटली सीन इन न्यूज ऑपरेशन नार्कोस क्या है। देखो ऑपरेशन नार्कोस क्या है, ऑपरेशन नार्कोस है मंथ लॉन्ग पेन ड्राइव अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेल। रेल के थ्रू जो नार्कोटिक्स की स्मगलिंग होती थी उसके अगेंस्ट ये ड्राइव थी। ठीक है, ऑपरेशन इसको नार्कोस बोला गया था। तो क्वेश्चन नंबर 8 आंसर हमारा क्या हो गया सी। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर बताया तो है कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। इन्होंने कोई सीरीज नहीं पूछी है या कुछ नहीं पूछा है कि मतलब कैसे आगे पीछे होती है, मेनली क्या पूछा है कि कौन सी जो प्रोसेसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं डीकम्पोजिशन में। तो फ्रेगमेंटेशन, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन सारी ही हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया डी। ठीक है, सारी ही प्रोसेसेस वैसे इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अभी हम कुछ चीजें देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, देखो जब डीकम्पोजिशन होता है, डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। डीकम्पोजिशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है, क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कैसे, जैसे कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, उसके बाद न्यूट्रिएंट्स हो गए, इसमें जो डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है उसको बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन। तो उसमें भी काफी सारे स्टेप होते होंगे, एकदम से तो नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, डेट्राइटस होता है। डेट्राइटस क्या होता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन्स जो बच जाते हैं, मतलब डेड प्लांट्स के रिमेन्स, डेड एनिमल्स के रिमेन्स, मतलब इंक्लूडिंग देयर फीकल मैटर, वे सारी चीज क्या बनाते हैं, डेट्राइटस बताते हैं। क्या बनाते हैं, डेट्राइटस बनाते हैं। वो जो डेट्राइटस होता है वो क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। मतलब डिकम्पोजिशन जो स्टार्ट होगा वो होगा डेट्रिटस पे। ठीक है, तो सबसे पहले डिकम्पोजिशन के लिए क्या आया हमारा रॉ मटेरियल, डेट्रिटस। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, अब उसमें सबसे पहले होगी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, वो जो डेट्रीवोरस जो अब क्या होंगे, कुछ डेट्राइटस को खाएंगे ऐसे कुछ एंजाइम्स या फिर ऐसे कुछ बैक्टीरिया होंगे, उनको बोलेंगे डेट्रीवोरस। जो डेट्रीवोरस होंगे वो फ्रेगमेंटेशन क्या कर देंगे, डेट्राइटस को स्मॉल अमाउंट्स में तोड़ देंगे। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे उसको। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ देंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन। सिंपल सी प्रोसेस है। सेकंड आती है हमारी, उसके बाद होती है, देखो उसके बाद एक प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस होती है लीचिंग। लीचिंग में मेनली क्या होता है, डेट्रिटस में जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस उस डेट्रिटस में होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, लीच डाउन कर जाते हैं, सोइल के होराइजन के अंदर चले जाते हैं और क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल सोल्ट की तरह प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। उसको बोलते हैं लीचिंग। ठीक है, जैसे डेट्राइटस को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में तोड़ा तो कुछ ऐसे उसमें चीजें होंगी जो क्या होंगी, इनऑर्गेनिक होंगी, वाटर सोल्यूबल होंगी, वो सोइल के मतलब जो होराइजन है उसके नीचे चली जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा कैटाबोलिज्म। उसके बाद क्या आता है हमारा कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म हमारा क्या होता है, यहाँ पे फंगल और बैक्टीरियल एंजाइम, कौन से, बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स काम करते हैं। बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स काम करते हैं और ये डेट्राइटस को और छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। यहाँ थोड़े छोटे थे, यहाँ पे और छोटों में तोड़ देंगे। ठीक है, और थोड़े छोटों में तोड़ देंगे इसको। ठीक है, उसको बोलेंगे कैटाबोलिज्म। ठीक है, इसमें क्या, डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आएगा हमारा ह्यूमिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, ह्यूमिफिकेशन। यहाँ पे क्या होगा, जो डेट्राइटस जो बिल्कुल छोटे छोटे सब्सटेंस तोड़े थे तो यहाँ पे वो एक डार्क कलर एमोर्फस सब्सटेंस का कलर ले लेंगे। क्या करेंगे, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस। ठीक है, डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस का यहाँ पे रूप ले लेंगे और जो क्या होगा, हाईली रेजिस्टेंट होगा बैक्टीरियल एक्शन के। मतलब उस पे बैक्टीरिया काफी कम, मतलब अब तुमने इतना छोटा छोटा तोड़ दिया कि वो ह्यूमस बन गया। अब वो क्या बन गया, ह्यूमस। वो डार्क कलर का है, अमोर्फस सब्सटेंस है, हाईली रेजिस्टेंट है, अब उस पे माइक्रोब्स का कम रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। यहाँ से मतलब अगर तुमने ह्यूमस बना दिया उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन काफी स्लो होता है, वो कोलाइडल होता है नेचर में और काफी सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं।
ठीक है, वो बन जाता है ह्यूमस। ठीक है, अब ह्यूमस के बाद क्या होता है, अब ह्यूमस के बाद जब बैक्टीरिया बहुत दिन तक लगे रहते हैं तो उसके बाद होती है प्रोसेस मिनरलाइजेशन। उसके बाद क्या होता है, मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस हो जाता है वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है। ह्यूमस यहाँ से क्या होगा, फर्दर डिग्रेड हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि ऑयल्स वगैरह जो भी हैं ये सारी चीज़ों में, तो उसको बोल देंगे मिनरलाइजेशन। मिनरल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल जो भी है ये सारे, ठीक है, तो उससे होंगे मिनरलाइजेशन। तो ये कैसे बनते हैं ये मिनरल्स, ये समझ में आया। तो डिकम्पोजिशन के बाद देखो आजकल जो मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सेम ही आ रहे हैं। सेलुलोज का डिकम्पोजिशन कैसे हुआ, उसमें कौन से प्रोडक्ट बने और फाइनल प्रोडक्ट क्या था। अब की बार आपने मेंस का क्वेश्चन देखा होगा, ठीक है, सेलुलोज पे पूछ रखा था। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखो अगर आपको डिकम्पोजिशन के सिंपल प्रोसेस पता है ना, तो आप उसको सेलुलोज में लगा सकते हो। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आप वहां पे यूज कर सकते हो। अगर आपको ये चीज आएगी तभी आप इस चीज पे ध्यान दोगे। ठीक है, अगर जिसने अभी भी मेंस का पेपर नहीं देखा होगा, अब उसको ये भी नहीं पता होगा कि सच में ये क्वेश्चन आया भी था कि नहीं आया था। ठीक है, तो अब मैं उसको क्या ही कर सकती हूँ। तो देखो अगर आपको सिंपल सी है, आपको अगर बेसिक चीजें पता है ना कि डिकम्पोजिशन में होता क्या, तो चाहे सेलुलोज का डिकम्पोजिशन हो चाहे किसी भी चीज का डिकम्पोजिशन हो, आप ये नॉर्मल प्रोसेस उसमें लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में जाके सबका क्या बनना है, इनऑर्गेनिक जो है सब न्यूट्रिएंट्स में टूटने हैं और उनका क्या होना है, मिनरलाइजेशन होना है। ठीक है, और याद रखना जो डिकम्पोजिशन होती है ये ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, डिकम्पोजिशन क्या होती है, एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है। अगर 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 डिकम्पोजिशन के दौरान जो भी हमारा डेट्रिटस है उसमें लिग्निन या फिर काइटिन, काइटिन जो भी आप इसको बोलते हैं, अगर लिग्निन और काइटिन का कंटेंट अगर ज्यादा है तो वहां पे क्या होगी, स्लो डिकम्पोजिशन होगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये दो कंटेंट ज्यादा है किसी में तो उसमें क्या होगी, स्लो डिकम्पोजिशन होगी। अगर किसी चीज का आप डिकम्पोजिशन कर रहे हो, अगर उसमें नाइट्रोजन या फिर वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज है अगर वो ज्यादा है तो क्या होगी, फास्ट डिकम्पोजिशन होगी। क्या होगी, फास्ट डिकम्पोजिशन होगी। बहुत कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। फास्ट स्लो डिकम्पोजिशन कब होगी, जब लिग्निन और काइटिन का कंटेंट होगा। नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल मतलब अगर सब्सटेंसेज हैं तो क्या होगा, फास्ट डिकम्पोजिशन होगा। ये क्या है, एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, डिकम्पोजिशन क्या होती है, जिसमें डेट्राइटस स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूटता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। अब उसमें प्रोसेस, उसमें स्टेप्स, अब पूछते हैं स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले होगा वही फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद कुछ सब्सटेंस वहां से लीच कर जाएंगे, फिर होगा कैटाबोलिज्म, फिर होगा ह्यूमिफिकेशन, फिर होगा मिनरलाइजेशन। ये होती है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस। और बहुत सारे बच्चे तो यही नहीं याद कर पाते हैं, तो ये सारे सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, याद रखना। और एक और चीज, अगर वार्म इन्वायरमेंट होगा, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा, तो भी जो डिकम्पोजिशन होगी वो क्या होगी, काफी फास्ट होगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें ध्यान रखनी है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है और ये 4 स्टेप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये ट्राइबल कम्युनिटी सबसे पहले राजस्थान में रहती है। पहले तो आप सीधा है ना, ये कुछ भी पढ़े बिना सीधा नीचे आ जाओ। भील्स मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, भील्स मेनली जो है ये मतलब मिडिल इंडिया में पाए जाते हैं। ठीक है, मिडिल इंडिया, एमपी वगैरह में। गोंड्स भी मेनली वहीं पे पाए जाते हैं। बिश्नोई मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं। और बेगाज भी एमपी में पाए जाते हैं। तो आपको एक चीज समझ में आई कि आपने केवल एक चीज देखी थी, ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान। तो आपने ये देख लो कि राजस्थान में कौन कौन से, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट लगा दो, नहीं आ रहा तो फिर आगे पढ़ लो, शायद आपने कुछ करंट अफेयर्स में उसके बारे में पढ़ा हो। दे आर कंसिडर्ड एज फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट, सबसे पहले इनको फर्स्ट इन्वायरमेंटलिस्ट बोला जाता है। ये दे रिमूव लिविंग इंसेक्ट्स फ्रॉम द फायरवुड्स बिफोर बर्निंग। देखो कितने मतलब ये इन्वायरमेंट सेंसिटिव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेंसिटिव है कि लिविंग इंसेक्ट्स को पहले फायरवुड से हटा देते हैं, उनको जलाने से पहले। और ये कभी भी ट्रीज को कट नहीं करते, उनके नेचुरल डाई करने की जो प्रोसेस है उसको वेट करते हैं। ठीक है, जब वो स्टॉर्म वगैरह के दौरान खुद गिर जाते हैं तब उनको उठा के जलाते हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ लाइक चिंकारा एंड ब्लैक बक्स मूव फ्रीली इन देयर सेटलमेंट। तो ठीक है, तो चिंकारा और जो ब्लैक बक्स हैं वो इनके जो सेटलमेंट्स हैं यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो ये कौन सी कम्युनिटी है, तो ये कौन सी कम्युनिटी है, ये कम्युनिटी है कौन सी, बिश्नोई कम्युनिटी। ठीक है, याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आप मैं तरीका बता दिया आपको कैसे आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, दी फर्स्ट नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान वाज अडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। देखो पहला नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान आया था 1983 में। कब आया था, 1983 में। और जो नेशनल हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी है ये कब आई है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हमारी आई है, ये आई है 1988 में। तो ये फर्स्ट इसके अंदर कैसे आ सकता है, समझ रहे हो, सीधी सी बात आप समझ रहे हो कि क्यों नहीं आ सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई कि क्यों नहीं आ सकता है। और
दूसरी जो हमारी स्टेटमेंट आती है वो क्या बोलती है, द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ इज हेडेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसको हेड करते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कौन हेड करते हैं, हमारे पीएम हेड करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले ही क्या देखो ये लिखा रखा, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को सीएम हेड करते हैं। सेंट्रल जो अथॉरिटी को इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, एनटीसीए को भी इन्वायरमेंटल मिनिस्टर, और ये बॉडी है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। देखो अगर जो आप पहले पढ़ा दिया अगर उसको याद रखोगे ना तो ही आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, अदरवाइज आपके ठीक नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें कुछ पेयर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले सेक्रेड ग्रूव्स और स्टेट, मतलब ये जो सेक्रेड ग्रूव है ये कौन से स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात है सेक्रेड ग्रूव्स और स्टेट। सेक्रेड ग्रूव्स होते क्या है, एक ऐसे एरियाज जहाँ पे मेनली किसी फॉरेस्ट को बचाया जाता है उनके रिलीजियस रीजन्स के कारण से। जैसे कि हम लोग क्या होते हैं नॉर्मली इंडिया में पीपल के पेड़ को काफ़ी ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है कि मतलब वो भगवान उसमें बसते हैं कुछ ऐसे। तो ऐसे मतलब टोटल फॉरेस्ट को कम्युनिटीज़ बचाती है, मतलब कुछ एरियाज में उनके स्पेसिफिक नाम है, उस नाम से वो फॉरेस्ट बचाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स, ठीक है। तो वो किस स्टेट में किस नाम से जाने जाते हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं हमसे। सबसे पहले बोल रहे हैं कि थान जो है वो बोला जाता है कहाँ पे, असम में। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, थान कहाँ पे बोला जाता है, असम में बोला जाता है। सेकंड है काउस। काउस कहाँ पे बोला जाता है, याद रखना काउस तमिलनाडु में नहीं बोला जाता है, ये कहाँ पे बोला जाता है, केरला में बोला जाता है। कहाँ पे, केरला में बोला जाता है। थर्ड है देवरा काडू। देवरा काडू मेनली कहाँ पे बोला जाता है, देवरा काडूज मेनली बोले जाते हैं कहाँ पे, देवरा काडूज मेनली बोले जाते हैं कर्नाटका में ही, ठीक है। देवरा काडू कहाँ पे बोले जाते हैं, कर्नाटका में बोले जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होती है डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। तो सेक्रेड ग्रूव्स आपको पता होगा किसको बोले जाते हैं, और स्टेट मतलब वो कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग स्टेट में, जैसे कि सरना। सरना मेनली कहाँ पे बोला जाता है, बिहार में बोला जाता है। उसके बाद अगर बोले कोविल काडू, कोविल काडू ये कहाँ पे बोला जाता है, ये तमिलनाडु में बोला जाता है जी। उसके बाद देवारई, कौन सा, देवारई, ये कहाँ पे बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लई उमंग, नई उमंग नहीं है ये लई उमंग है, ठीक है। ये कहाँ पे बोला जाता है, मणिपुर में बोला जाता है, ठीक है। लई उमंग कहाँ बोला जाता है, मणिपुर में बोला जाता है। उसके बाद है देववन, ठीक है। कहाँ पे है, देववन, ये कहाँ पे बोला जाता है, हिमाचल में बोला जाता है। देववन कहाँ पे बोला जाता है, हिमाचल में बोला जाता है। और असोंग खोसी, एक है असोंग खोसी। असोंग खोसी ये मेनली कहाँ पे बोला जाता है, ये मेघालय में बोला जाता है, ठीक है, मेघालय में बोला जाता है। तो ये कुछ चीज़ें ये ध्यान रख लेना, अगर आपको और भी ध्यान रखने हैं तो, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे बोले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर XC2 मेथड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। XC2 के कौन कौन से मेथड्स हैं। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक XC2 होता है, एक इन सीटू होता है। इन सीटू क्या होता है, जहाँ पे, इन मतलब वहीं पे, मान लो कोई एनिमल है या प्लांट है वो जहाँ पे है उसको वहीं पे प्रोटेक्ट करना, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। XC2 क्या होता है, वहाँ उस एनिमल को या प्लांट को वहाँ से निकाल के कहीं और पे शिफ्ट कर देना और वहाँ पे उसको कंजर्व करना, उसको बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन। तो हमसे पूछा XC2, देखो बोटेनिकल गार्डन, वहाँ पे सारे प्लांट्स लाए जाते हैं और वहाँ पे कंजर्व किया जाता है, बिल्कुल XC2 है बोटेनिकल गार्डन। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व वहीं के, मतलब मान लो ये फॉरेस्ट है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, उस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पूरे एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन सीटू कंजर्वेशन का मेथड है, ना कि XC2, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमारी नहीं होगी, तो सेकंड नहीं होगी, तो डायरेक्ट हमारा आंसर ही आ गया सी, ठीक है। समझ में आया कि किस मतलब क्यों इनको बोला जा रहा है इन सीटू, मतलब वहीं पे रह के जिसको प्रोटेक्ट किया जाए उसको बोलते हैं इन सीटू, और XC2 मतलब जहाँ बाहर उसको ले जाया जाए उसको बोलते हैं XC2 कंजर्वेशन। XC2 में और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि XC2 में आप बोल सकते हो एक्वेरियम। अगर एक्वेरियम की बात करें, एक्वेरियम आता है। एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर का नाम सुना होगा, वहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का नाम सुना होगा, ये सारे क्या है XC2 कंजर्वेशन में आते हैं। इन सीटू में जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, ठीक है, सेक्रेड ग्रूव्स जो हमने अभी देखे, ये भी क्या है, सारे इन सीटू के पार्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आंसर हो गया सी, सिंपल सा कंसेप्ट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
कन्फर्मर्स, कन्फर्मर्स वो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनली एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बॉडी हीट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सटर्नल टेम्परेचर के हिसाब से इनका जो टेम्परेचर का जो सिस्टम है वो चेंज होता रहता है। तो हमें बताना है कौन से कन्फर्मर्स और कौन से नहीं है। तो याद रखना श्रू और हमिंग बर्ड ये दो कन्फर्मर हैं, जबकि जो पिकॉक है वो नहीं है, क्योंकि ये पिकॉक बर्ड है। और जो बर्ड्स एंड मैमल्स होते हैं, याद रखना जो बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनका टेम्परेचर के वेरिएशन के अकॉर्डिंग इनका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होता है। तो याद रखना पिकॉक एक बर्ड है तो वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकता है, जबकि कन्फर्मर्स क्या होते हैं जो नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उनको डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। वैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। या फिर इनको पोइकिलोथर्म्स बोला जाता है, पोइकिलोथर्म्स, ठीक है, जिनका बार बार टेम्परेचर चेंज होता रहता है। तो ध्यान रखना इन चीज़ों को भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 पहले दो हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कन्फर्मर्स। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें बताना है विद रेफरेंस टू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ केमिकल्स यूज्ड इन डे टू डे लाइफ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले है एल्यूमिनियम सल्फेट इज नॉन टॉक्सिक लिक्विड दैट इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू क्लैरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो नॉन टॉक्सिक लिक्विड है दैट इज कॉमनली यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देखो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दे रखी है। सेकंड है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल है ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स देन क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से ज़्यादा जो मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली केमिकल है वो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किस स्पेसिफिक इंटरेक्शन में ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिट। कहाँ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म का ही बेनिफिट होता है। देखो सीधी सी बात है, कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को ही नुकसान होता है। याद रखना कंपटीशन में दोनों को नुकसान होता है। प्रीडेशन में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है, ठीक है। पैरासाइट में भी एक को फायदा होता है, जो पैरासाइट जो फीड करता है, और जो दूसरा होता है उसको नुकसान होता है। कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को फायदा होता है और एक को कुछ नहीं होता। ध्यान रखना कॉमेंसलिज्म क्या होता है, जिसमें एक को फायदा होता है दूसरे को कुछ नहीं होता। और एमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि जिसमें ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड, कहाँ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो रहा है। तो ये है पैरासिटिज्म, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कॉमेंसलिज्म, ये तीन है। देखा सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हैं जहाँ पे केवल एक ऑर्गेनिज्म का बेनिफिट हो रहा है और अदर्स का, मतलब अदर्स के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है। केवल एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट करना है तो वो तीन में हो रहा है। तो ये आ गया हमारा आंसर ए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर का एक स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया है कश्मीर वैली में, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट फ्लैग बीयरर्स थे किसके, वैष्णव सेक्ट के, और इन्होंने एक विशिष्ट अद्वैत की जो फिलॉसफी थी वो दी थी। ये ग्रेट सेंट थे जिन्होंने गीता भाष्य भी लिखा है, ठीक है। और इनको फर्स्ट हिंदू आचार्य बोला जाता है टू इनिशिएट वुमेन इनटू संन्यास, ठीक है। जिन्होंने वुमेन को संन्यास देना स्टार्ट किया, ये पहले इनको हिंदू आचार्य बोला जाता है। तो ये कौन है, तो ये हैं जिनका नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना है अभी रिसेंटली, वो है स्वामी रामानुज, ठीक है। इन्हीं का एक स्टैचू बनाया गया। तो स्टैचू ऑफ पीस कश्मीर में बनाया गया। एक स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी बनाया गया है। कौन सा, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, आपने नाम सुना होगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये कहाँ पे बनाया गया, तेलंगाना में बनाया गया है, ठीक है। कहाँ पे, तेलंगाना, हैदराबाद में बनाया गया है। और ये किससे बना है, मैंने आपको बताया था पंचलोहा से ये बना है, ठीक है। पंचलोहा से ये बना है। और ये मेनली जो ये रामानुजाचार्य थे, ये कब पैदा हुए थे, 1017 CE में पैदा हुए थे। और कहाँ पे पैदा हुए थे, तमिलनाडु में ये पैदा हुए थे, ठीक है। वैदिक फिलोसोफर हैं, सोशल रिफॉर्मर्स हैं। इसमें इन्होंने काफ़ी सारी मतलब किताबें लिखी हुई हैं, जैसे जिसमें से गीता भाष्य तो एक हो गया। उसके बाद श्री भाष्य भी इन्होंने लिखा है। कौन सा, गीता भाष्य के बाद श्री भाष्य, कौन सा, श्री भाष्य भी इन्होंने एक लिखा है। और इन्होंने कोई लिखा है, यस इन्होंने और भी लिखा है। एक है वेदार्थ समग्र, वेदार्थ वेदों के ऊपर लिखा है मेनली इन्होंने, ठीक है। वेदार्थ समग्र। एक लिखा है इन्होंने वेदांता सारा, एक इन्होंने क्या लिखा है, वेदांता सारा, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है, एक इन्होंने लिखा है वेदांता दीपा, वेदांता दीपा,
ठीक है, ये सारे इन्होंने लिखे हैं। इन्हीं को मैंने आपको बताया था लास्ट टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आया था, इलाया पेरुमल भी इनको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इराया पेरुमल। इराया पेरुमल का मतलब क्या होता है? रेडिएंट वन, जो चारों तरफ क्या मतलब पॉजिटिविटी फैलाते हैं। ठीक है, नॉन डुअलिस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं ये वेदांता फिलोसफी के। उसके बाद तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 हमें बोलता है कुछ पोल्यूटेंट्स जो है वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। देखो, सबसे पहले क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो मेनली नॉर्मली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, लेकिन मतलब कुछ क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन अगर उनकी उससे ज़्यादा क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो फिर वो एज ए पोल्यूटेंट ट्रीट होने लगते हैं। क्वालिटेटिव क्या होते हैं? जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये मेनली मैनमेड होते हैं और जब भी इन्वायरमेंट में आएंगे तो एज ए पोल्यूटेंट की तरह ही काम करेंगे। तो क्वांटिटेटिव क्या हो गया और क्वालिटेटिव क्या हो गया, समझ में आ गया। तो इसमें पूछ रखा है इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्वालिटेटिव। हमें बताने क्वालिटेटिव कौन कौन से हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव हमें बताने हैं, तो हमें बताने कौन से क्वालिटेटिव। ठीक है, तो देखो DDT सबसे पहले है DDT। ठीक है, DDT क्या है? DDT किस टाइप का एक पोल्यूटेंट है? DDT किस टाइप का है? DDT मेनली क्या है? एक मैन मेड पोल्यूटेंट है। ठीक है, मैन मेड पोल्यूटेंट है, नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी क्या हो गया? क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नॉर्मली ये तो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए तो ये हो सकती है, तो ये तो नहीं है क्वालिटेटिव। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव है। ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है। फिर है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड भी क्या होते हैं? मेनली क्वालिटेटिव होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, वो क्वांटिटेटिव है। तो मेनली कौन कौन से हमारे क्वालिटेटिव कौन से हो गए? तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारे क्वालिटेटिव हो गए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? बी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें बताना है रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सबसे पहले रेडियो एक्टिव डस्ट कैन रिमेन एट एल्टीट्यूड्स एज हाई एज 3000 मीटर। देखो, बिल्कुल रेडियो एक्टिव जो डस्ट है वो मेनली कितने एल्टीट्यूड तक रहती है? 3000 मीटर तक रह सकती है। सेकंड है एक्सरे मशीन एट एयरपोर्ट्स आर सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। बिल्कुल ये भी इसका सोर्स होती हैं। ठीक है, और मेनली जो रेडियो एक्टिविटी है वो किस में मापी जाती है? आपने सुना होगा एक SI यूनिट का नाम सुना होगा, वो किस में मापी जाती है? बैक्यूरेल में मापी जाती है। जो ये रेडियो एक्टिविटी किस में मापी जाती है? बैक्यूरेल में मापी जाती है। ठीक है, और अगर आपको मापना हो कि ह्यूमन टिश्यूज में कितनी क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लिए, मान लो किसी ह्यूमन टिश्यू ने कितनी जो क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर लिया, अगर उसको मापना है तो उसको किस में मापेंगे? तो उसको मापेंगे किसमें? एक साइवर्ट नाम का एक यूनिट है, साइवर्ट नाम की यूनिट है, उसमें मापेंगे। ठीक है, अगर ह्यूमन टिश्यू में हमें रेडिएशन मापनी है कि कितनी रेडिएशन चली गई हैं, ठीक है, तो उसको साइवर्ट से मापेंगे। तो ये दो यूनिट्स याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हमारा क्या जाता है? सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हमें क्या बोलता है? बायोमास प्रोडक्शन के बारे में बताना है। सबसे पहले ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? टोटल रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है। सेकेंड है ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन जो भी लॉसेज हैं उसको माइनस कर देते हैं तो बढ़ जाती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बिल्कुल सही है। थर्ड है कंट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस टू द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोस्फीयर इज मोर देन 50%। देखो, जो टोटल अगर ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो होती है 170 बिलियन टन। कितने? 170 बिलियन टन टोटल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है। उसमें से जो ओशंस का कंट्रीब्यूशन होता है वो ओनली 55 बिलियन टन है। कितना? ओनली 55 बिलियन टन है। तो ये 50% से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं है, जबकि जो ओशंस है वो मेनली 70% ऑफ द सरफेस को कवर करते हैं। कितने? 70% ऑफ द सरफेस को मेनली कवर करते हैं ओशन, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन 50% से भी कम है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो मेनली जो कंट्रीब्यूशन होता है बायोमास प्रोडक्शन में वो मेनली लैंड से होता है, वाटर से नहीं होता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या आ गया? ए। अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है? पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आपने सुना होगा PETA का नाम, ठीक है, उसी के बारे में बात चल रही है। तो ये क्या है? PETA क्या है? तो ये क्या है? ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कब बनी थी? 1980 में बनी थी। ठीक है, एनिमल राइट्स के लिए मेन बनी है और मेनली वर्जीनिया में इसके क्या है वो है क्या हेड क्वार्टर्स है, मेनली वहाँ पे बेस है ये। ठीक है, अगर पेटा इंडिया की बात करें,
अगर पेटा इंडिया की बात करें वो कब बनी है, वो 2000 में बनी है। याद रखना पेटा इंडिया जो है वो 2000 में बनी है। और मेनली इंडिया में इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, मुंबई में मेनली ये बेस है, ठीक है। और अभी मेनली हिपोपोटामस या सर्कस से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी इसलिए ये न्यूज़ में थी। हिपोपोटामस को सर्कस में यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मतलब उस पर कोई न्यूज़ थी इसीलिए ये मेनली न्यूज़ में था पेटा ऑर्गेनाइजेशन। हिपोपोटामस क्या है, हिपोपोटामस याद रखना ये एक ऑर्गेनिज्म है, मेनली इसका आईयूसीएन जो स्टेटस है वो वल्नरेबल में आता है ये। और अगर इसके साइट्स के स्टेटस की बात करें, साइट्स के स्टेटस की बात करें तो ये अपेंडिक्स 3 में आता है। याद रखना अपेंडिक्स 3 में आता है ये। आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स में अपेंडिक्स 3 में आता है हिपोपोटामस, ठीक है। एम्फीबियन है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। पॉपुलेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। तो ये 4-5 चीज़ें ध्यान रखना। किसके बारे में, हिपोपोटामस के बारे में। क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी न्यूज़ में इसी कहानी ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये न्यूज़ में थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। दीज प्लांट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स। जो ये प्लांट थे इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे इनके लवली फ्लावर्स के कारण, बट बाद में इन्होंने एक हैवोक क्रिएट कर दिया। उनकी एक्सेसिव इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई कि वाटरवेज को इन्होंने रोक दिया, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। अगर किसी ने अच्छे से बायो पढ़ी है, लास्ट के लेक्चर्स पढ़े हैं, तो उसको पता होगा ये किसके बारे में बात चल रही है, वाटर हाइसिंथ के बारे में बात चल रही है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो गया ए। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू डेजर्ट। देखो डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में बताना है। सबसे पहले वहाँ की जो सोयल होती है वो कोर्स होती है, बिल्कुल होती है। एनिमल डाइवर्सिटी बहुत हाई होती है, देखो बिल्कुल कम होती है एनिमल, क्योंकि वहाँ पे उतना थ्राइविंग एटमोसफेयर नहीं होता है, तो वहाँ की डाइवर्सिटी क्या होती है, लो होती है, हाई नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। थर्ड है प्लांट्स हैव वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो बिल्कुल प्लांट्स पे वैक्सी सरफेस होती है, थॉर्न्स होती हैं, लीव्स की जगह थॉर्न्स होती हैं वाटर को कम करने के लिए, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इंडिया हैज स्टार्टेड सेवरल एम्फीबियस प्रोजेक्ट्स ओवर द ईयर्स टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे प्रोजेक्ट, एम्बिशियस प्रोजेक्ट इंडिया ने चलाए हैं। इन दिस कॉन्टेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। हमें स्टार्टिंग देखो प्रोजेक्ट्स बताने हैं कब से कब तक चले हैं। देखो आपको बताना चाहिए बहुत फेमस है, 3 प्रोजेक्ट तो बहुत ज़्यादा फेमस है, अगर ये भी गलत हो रहे थे फिर आपके गलत होंगे ही। प्रोजेक्ट टाइगर बना था 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में, काफ़ी बाद में आया था ये। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल आया था 1975 में। तो आपको अब तो पता ही चल गया होगा कि कौन से कब बने हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, 1, 3 और फिर सेकंड, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जैसे कि एक है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। कौन सा, एक प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब आया था, 2009 में आया था, ठीक है। अगर हम बताएं प्रोजेक्ट गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन वाला प्रोजेक्ट आया था हमारा 1986 में, काफ़ी पहले आ चुका है, ठीक है, गैंगेटिक डॉल्फिन वाला। उसके बाद हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो प्रोजेक्ट है वो आया हमारा 2013 में, अभी रिसेंटली आया है। उसके बाद हैंगुल, प्रोजेक्ट हैंगुल, प्रोजेक्ट हैंगुल हमारा आया था 1970s में। रेड पेंडा, रेड पेंडा का प्रिजर्वेशन का जो प्रोजेक्ट आया था वो आया था 1966 में, ठीक है। वल्चर के कंजर्वेशन के लिए कब आया था, वल्चर के कंजर्वेशन के लिए आया था 2006 में, ठीक है। और प्रोजेक्ट्स राइनोसेरोस, प्रोजेक्ट्स राइनोसेरोस के लिए कब आया था, राइनोसेरोस के लिए आया था हमारा 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। ये है क्या बता रही थी मैं, ये प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है ये, ठीक है। ये कौन सा है, गैंगेटिक डॉल्फिन। ये क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वल्चर, हैंगुल, रेड पेंडा, सारे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और ये कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3, एक राइनोसेरोस वाला, ठीक है, और एक जो ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, स्नो लेपर्ड, ठीक है, और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। गैंगेटिक डॉल्फिन तो वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। प्लांट बायोडाइवर्सिटी इनेबल्स अस टू एक्सट्रैक्ट ए वाइड वैरायटी ऑफ केमिकल्स फॉर कमर्शियल यूज़। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स। कौन से जो है वो प्लांट से निकालते हैं, देखो भाई सारे ही प्लांट से निकाले जाते हैं। निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टायरसिन, सारे ही प्लांट से निकाले जाते हैं, तो आंसर आ गया हमारा डी, ठीक है। ये मेनली टोबैको प्लांट से, कुनीन मेनली अगर बात करें सिंचोना की बाग से, स्टायरी चीन ये मेनली इसी प्लांट से निकाला जाता है, ठीक है। कैफीन तो मोर देन 60 प्लांट से में मतलब पाया जाता है, ठीक है, तो मेनली ये प्लांट्स में पाए जाते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हमें एयर पोल्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले
ये क्वेश्चन अगर आपने पिछले साल की टेस्ट सीरीज देखी है ना, तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। अगर अच्छे से नहीं देखी है तो फिर आप गलत, मतलब फिर आप अब भी गलत करोगे, दोबारा करोगे ना तब भी गलत करोगे। इसमें केवल आप तीनों स्टेटमेंट पढ़ो, ठीक है। अगर अभी आपने पहले क्वेश्चन नहीं किया तो क्यों, कम से कम इस क्वेश्चन को करो। अगर आपका एक क्वेश्चन अगर ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसमें केवल आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए थी, अगर स्कर्बर आपको पता है ना, मैंने बताया था एस से स्कर्बर और एस से SO2। SO2 को हटाता है स्कर्बर, ठीक है। तो मतलब इसने बोला कि ए स्कर्बर कैन रिमूव गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को ये नहीं हटाता, ये मेनली सल्फर को हटाता है, SO2 को हटाता है स्कर्बर। तो अगर आपने ये स्टेटमेंट काट देना तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा C। इसका मतलब प्लेटिनम पैलेडियम जो है वो कैटालिस्टिक कन्वर्टर में यूज होते हैं ऑटोमोबाइल्स में, ताकि पॉइजनस गैसेस का जो एमिशन उसको रोका जा सके। बिल्कुल सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है यूज होता है टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट, बिल्कुल ये यूज होता है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ये भी हमारा हो गया। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, पोइकिलोथर्म्स। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था पोइकिलोथर्म क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं रह पाता, जिनका बार बार चेंज होता रहता है। तो दे आर द ऑर्गेनिज्म हुज इंटरनल टेम्परेचर वेरीज कंसिडरेबली, बार बार चेंज होता रहता है। इनको पोइकिलोथर्म भी बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी बोलते हैं, या फिर कन्फर्मर्स। अभी थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन आया था, ठीक है। याद रखोगे तो अच्छे से हो जाएंगे, नहीं याद रखोगे तो फिर ऐसे ही आप करते रहोगे। फिर है लिस्बन डिक्लेरेशन, किससे रिलेटेड है। देखो भाई, कुछ ऐसे डिक्लेरेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ये किससे रिलेटेड है, ये मैरीटाइम पॉल्यूशन और हैबिटेट लॉस से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। UN कॉन्फ्रेंस ने इसको यहाँ पे साइन हुआ है, ये UN ओशन कॉन्फ्रेंस में मैरीटाइम पॉल्यूशन और हैबिटेट लॉस के लिए मेनली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 आंसर आ गया C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हमें यूट्रोफिकेशन के बारे में बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है अमाउंट का इंक्रीज हो जाना, न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाना वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का इंक्रीज हो जाने को बोलते हैं क्या, यूट्रोफिकेशन। सबसे पहले इट रेफर्स टू प्रोसेस बाय विच ए बॉडी ऑफ वाटर बिकम प्रोग्रेसिवली इनरिच्ड विद मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ये बोलते हैं, लेकिन गलत स्टेटमेंट बतानी है हमें। सेकंड है इट लीड्स टू इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ एनिमल पॉपुलेशन। देखो अगर वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो वहाँ पे पोल्यूटेड वाटर ज़्यादा हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोल्यूटेड वाटर ज़्यादा हो जाना, ठीक है। मतलब नॉर्मली जैसे कि केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, ये जो क्या होते हैं शैम्पूज वगैरह, इनका कंटेंट, सर्फ जो होते हैं इनका कंटेंट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं, उसको बोल रहे हैं न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स मत मानना कि कैल्शियम ये सब मानने लग जाओ, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं तो इससे क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा। वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा तो जो एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी वहाँ पे। तो एनिमल्स की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यही स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया B, क्योंकि एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो कम होगी, बढ़ेगी नहीं। थर्ड है इट में कोज लॉस ऑफ, बिल्कुल लॉस ऑफ कोरल रीफ हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि पानी खराब हो जाएगा। और डेट्रिटस लेयर बन जाएगी लेक्स में, क्योंकि डेट्रिटस मतलब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की लेयर। देखा अभी थोड़ी देर पहले डेट्रिटस बताया था मैंने, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के उसको रिमेन्स को बोलते हैं हम डेट्रिटस। तो डेट्रिटस की लेयर क्यों बन जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा। जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। और सक्सेसिवली जो भी लेक होगा वो शैलो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब क्या हो जाएगा, डेट्रिटस की लेयर उसके बॉटम पे बन जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। केमिकल और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। सबसे पहले देखो भाई, जो भी दे रखे हैं वो ठीक ही दे रखे हैं, ठीक है। कार्बोनिल पेस्टिसाइड हनी बीज को किल कर देता है। टोक्साफिन क्या करता है, बैकबोन्स ऑफ फिशेज में डिफॉर्मिटीज क्रिएट कर देता है। और DDT क्या करता है, थिनिंग ऑफ बर्ड एग सेल, ये कर देता है। तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ गया हमारा A, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के बारे में बताना है। सबसे पहले द स्टेट गवर्नमेंट इज इम्पावर्ड टू नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड एज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट। बोल रहे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इम्पावर्ड है कि वो फॉरेस्ट लैंड को प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट बता सकती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर ओनली एंड ओनली स्टेट गवर्नमेंट इज इम्पावर्ड। कौन है, ओनली स्टेट गवर्नमेंट्स आर इम्पावर्ड। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं होता है,
ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे से नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे से नहीं होता, ओनली केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का इसमें से होता है, किसमें, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में। ठीक है, तो इस एक्ट में मेनली इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात बताऊँ, 3 टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से फॉरेस्ट होते हैं? सबसे पहले होते हैं रिजर्व फॉरेस्ट, एक होते हैं वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और एक होते हैं हमारे विलेज फॉरेस्ट। ये 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। ये 3 टाइप के फॉरेस्ट होते हैं इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अकॉर्डिंग। मोस्ट रेस्ट्रिक्शंस किस में होती हैं? रिजर्व फॉरेस्ट में, उससे कम प्रोटेक्टेड में, उससे कम विलेज में। ठीक है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन का आपको पता चल गया। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ही इसमें एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होता है, वो भी कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट ही करती है इनके अंदर। ठीक है, इस एक्ट का मेनली याद रखना, यूनियन गवर्नमेंट का इसमें कोई जुरिडिक्शन नहीं होता है, कोई भी अमेंडमेंट यूनियन गवर्नमेंट इसमें नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि सब स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर रखा है, कुछ ही स्टेट्स ने इस एक्ट को अडॉप्ट कर रखा है, कुछ ही स्टेट्स में ये लॉ लागू है, इसके अलावा सब स्टेट्स ने अपने अलग लॉ बना रखे हैं। जैसे कि कहाँ कहाँ पे लागू है ये? हरियाणा, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब, बिहार, ठीक है, और एमपी, ये इन स्टेट्स में केवल ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू है। उसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है, लेकिन अलग और दूसरे स्टेट्स में उन्होंने अपने कोई अलग लॉज बनाए हुए हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई फॉरेस्ट लैंड एज प्रॉपर्टी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ठीक है, सेकंड है ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर ट्रीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज, बिल्कुल नहीं, कौन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। थर्ड, स्टेट गवर्नमेंट में असाइन टू द विलेज कम्युनिटी द राइट्स ऑफ गवर्नमेंट ओवर एनी लैंड दैट हैज बीन कंस्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट। स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी विलेज कम्युनिटी के राइट्स वहाँ पे शो कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे कुछ भी कर सकती है, मेन बात है सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज, प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड, देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं ये पूछ रहे हैं। प्लांट स्पीसीज पे बिल्कुल, वहाँ पे कितनी है, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे बिल्कुल, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट बिल्कुल, तीनों पे डिपेंड करेगी। तो आंसर हमारा क्या हो गया? बी। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज़्यादा आपको करना नहीं था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। पोप फेम क्या है? पोप फेम क्या है? तो देखो, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता। ये क्या है? एक टाइप की फ्यूल मॉलिक्यूल है जो मेनली बैक्टीरिया से बनाया गया है साइंटिफिक कम्युनिटी में, यूएसए में, याद रखना। ठीक है, तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया से एक मेनली फ्यूल मॉलिक्यूल बनाया गया है, फ्यूल मॉलिक्यूल है मेनली। इसका नाम क्या है? ये फेम, आप ये मत समझ लेना कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए स्कीम है, ये वो वाला फेम नहीं है। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉलीसाइक्लोप्रोपेनेटेड फैटी एसिड मिथाइल ईथर। ठीक है, फैटी एसिड मिथाइल ईथर, ये है इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है इसकी सिंकटिन से। ठीक है, और बस वही है। रॉकेट फ्यूल जो होते हैं ना, रॉकेट फ्यूल जो आजकल यूज होते हैं, मेनली रॉकेट फ्यूल आजकल जो यूज होती है उसको बोलते हैं सिंकटिन। ठीक है, सिंटिन। ठीक है, सिंटिन। तो इससे इसकी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी है, ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो पोप फेम मेनली यूएसए में डेवलप किया गया फ्यूल मॉलिक्यूल है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 34 पे, हमें बताना है किसके बारे में? ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के बारे में। सबसे पहले है द बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डेट्रेटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड कैटाबोलिज्म। देखो, आपको मैंने बताया था बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स जो है वो कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम जो है वो कहाँ पे काम करते हैं। बिल्कुल, कैटाबोलिज्म में क्या होता है? बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम डेट्राइटस को सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिग्रेड करते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड है डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर थोड़ी देर पहले पढ़ा है, अगर लिग्निन और काइटिन का अगर कंटेंट ज़्यादा है तो डिकम्पोजिशन क्या होगी? स्लो होगी, फास्ट नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग होगी, फर्स्ट करेक्ट है। थर्ड देख लेते हैं, द ह्यूमस फॉर्म ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। बिल्कुल मैंने बताया था, इसलिए मिनरलाइजेशन में काफ़ी साल लग जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल हमारी करेक्ट है।
तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस मैंने बताई थी ना, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, उसके बाद कैटाबोलिज्म, उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन, ये सारी साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है, साइमल्टेनियसली होती हैं, ये एक के बाद एक नहीं होती कि ये पहले एक हो रही है फिर उसके बाद एक हो रही है, ये सारी एक साथ होती रहती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें बताना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इंडिया में बोल रहे हैं कि जो वेस्ट है वो डिफाइंड है, ऐसा मटेरियल जो टूट जाता है या वोर्न आउट हो जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर। याद रखना कहीं पे भी वेस्ट डिफाइन नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी वेस्ट डिफाइन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगी रॉन्ग। सेकेंड है टेलिंग इज ए टाइप ऑफ ई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिसाइकलिंग और डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। देखो मेनली जो टेलिंग है ना वो मेनली माइनिंग में यूज किया जाता है। कहाँ पे? मेनली माइनिंग के लिए टर्म है टेलिंग, ठीक है। टेलिंग आर मटेरियल्स जो बाद बच जाते हैं। टेलिंग आर द मटेरियल लेफ्ट ओवर आफ्टर प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वैल्यूएबल फ्रैक्शन फ्रॉम अनइकोनॉमिक फ्रैक्शन ऑफ एन ओर, ठीक है। किसी भी ओर में से जब हम सारी काम की चीज़ें निकाल लेते हैं उसके बाद जो चीज़ें बच जाती हैं माइनिंग में उसको बोलते हैं टेलिंग। तो ये ई वेस्ट मटेरियल की प्रोसेस नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। हमसे पूछी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो एक भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? डी। अब जाते हैं नेक्स्ट पे। हमें बताना है नेशनल एम्बलम में कौन कौन से जो सिंबल्स या फ्रेजेस हैं वो विजिबल है, कौन कौन से जो हैं वो विजिबल है। तो हमें देखो नेशनल एम्बलम देख लेते हैं सबसे पहले। एक मिनट रुको, ये देखो ये है हमारा नेशनल एम्बलम। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें दिख रही हैं, ठीक है। देखो ये हमारा बुल हो गया, ठीक है, ये हमारा हॉर्स हो गया, ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारे क्या हो गए? लायंस हो गए, ठीक है। तो ये हमें चीज़ें दिख रही हैं अपने नेशनल एम्बलम में। अब हम जाके देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या क्या बोला गया? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते हमें दिखता है, बिल्कुल सत्यमेव जयते दिखता है। बुल हमें दिखता है, बुल भी दिखता है। टाइगर, टाइगर कहाँ है? वहाँ पे टाइगर वहाँ पे नहीं है, देखो टाइगर वहाँ पे नहीं दिखता है। जहाँ पे टाइगर दिखे वहाँ पे कट कर दो, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड दिख रहे हैं। उसके बाद एलिफेंट, एलिफेंट हमें दिख रहा है उसमें। एलिफेंट देखो अभी तो नहीं दिखा था। गैलोपिंग हॉर्स, हॉर्स हमें दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। लायन, लायन भी हमें क्या दिख रहे हैं? दिख रहे हैं, ठीक है। एलिफेंट वहाँ पे क्या है? नहीं है, ठीक है। एलिफेंट हमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो मेनली हमारा जो देखो हॉर्स भी है, लायन भी है, तो मतलब 5 भी है 6 भी है, 5 भी है 6 भी है, 1 है 2 है, तो एलिफेंट भी वहाँ पे हो गई, ठीक है। तो 4 भी है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए। मेनली वहाँ पे हमने टाइगर नहीं देखा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, वहाँ पे हमने टाइगर नहीं देखा, हॉर्स भी देखा, बुल भी देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो हमारे नेशनल एम्बलम में ये सारी चीज़ें विजिबल हैं, तो आंसर आ गया ए। और मेरे को बताना कि एलिफेंट कहाँ पे है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है? फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में बताना। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्योंकि आप इसको पढ़ते हो प्री के लिए। आया था ये कहाँ? मेंस में पूछा गया था भाई ये कैसे बनता है, प्रोसेस बताओ इसकी, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, इसको कैसे कैसे करेक्ट किया जा सकता, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था ये, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मोक का क्वेश्चन कैसे बनता है, इसकी प्रोसेस क्या है बनने की, ठीक है, क्या क्या इसमें वो यूज होते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक का जो क्वेश्चन है वो प्री में नहीं, वो मेंस में आया है, ठीक है। तो यूपीएससी इज नॉट अबाउट कि आप कोई चीज़ प्रीलिम्स के कंटेंट से पढ़ रहे हो। आप कल आ जाए कि सल्फर स्मोक का क्या है, ठीक है। तो वैसे तो आएगा नहीं, एक बार स्मोक का पूछ ले तो बार बार तो बेवकूफ़ है नहीं यूपीएससी की आपसे सेम क्वेश्चन पूछेगी। तो जितने भी जो क्वेश्चंस है ना उनको जो जैसे प्री में पढ़ रहे हो तो याद रखो उन चीज़ों को, ठीक है। तो फोटोकेमिकल स्मोक, सबसे पहले फोटोकेमिकल स्मोक जो है हाँ 3 चीज़ें आई थी, कैसे बनता है, फिर उसके इफेक्ट क्या हैं, प्रोसेस नहीं उसके इफेक्ट क्या हैं, और उसके बाद पूछा तो उसका मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं, उसका मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें हमसे पूछी थी। सबसे पहले बोल रहे हैं इट रिजल्ट फ्रॉम एक्शन ऑफ सनलाइट। बिल्कुल देखो सबसे पहले जो हमारा फोटोकेमिकल्स होगा उसमें सबसे पहले आती है सनलाइट, उसके बाद आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसके बाद आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेन है इसमें मेनली क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो मेन है, ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो हाइड्रोकार्बन है अनसैचुरेटेड, उसके बाद सनलाइट, ठीक है। ये चीज़ मेन है। सनलाइट में यूवी रेज जो होती हैं, ठीक है, सनलाइट में क्या होते हैं, यूवी रेज जो होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसके बनने में, और ये जब सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, और एक होती है ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन नॉर्मल एटमॉस्फेयर में होती है ये। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी, याद रखना, ये बनाएंगी ओजोन, ठीक है, PAN ओ, ठीक है, PAN, और बनाएंगे अदर ऑक्सीडेंट्स। क्या बनाएंगे? अदर
ऑक्सीडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये अदर ऑक्सीडेंट्स को बनाएंगे, ओजोन को भी ये बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना, और ये सारी चीज़ें बनाएंगी, ठीक है। तो ये कैसे फोटोकेमिकल स्मोक बनता कैसे, तो इन सब चीज़ों से मिलकर क्या बन जाता है, ये फोटोकेमिकल स्मोक बन जाता है। इट यूजुअली अकर्स इन कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो याद रखना जो ये मेनली फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये कौन से इन्वायरमेंट में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है ये मेनली समर स्मोक होता है, इसको क्या बोलते हैं, मेनली समर स्मोक बोलते हैं, समर में बनता है ये, कूल विंटर कूल एटमोसफेयर में नहीं बनेगा, ये समर में बनेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी, सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग होगी, लेकिन फर्स्ट तो करेक्ट है, तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फर स्मोक, देखो ये हो गया हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, एक है हमारा सल्फर स्मोक। सल्फर स्मोक के बारे में नाम सुना होगा, देखो सल्फर स्मोक जो है ना इसको लंडन स्मोक भी कहते हैं, इसको लंडन स्मोक भी पहनते हैं बोल रही हूँ, सल्फर स्मोक जो है इसको लंडन स्मोक भी बोलते हैं, और ये मेनली किस में आता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है, तो लंदन में तो मेनली कोल्ड ही होता है, और मेनली इसमें किसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, SO2 की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर इसमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेनली कब ये बढ़ जाता है, जब मेनली कोल्डनेस ज़्यादा होती है तब वो और ज़्यादा मतलब ये स्मोक बढ़ जाता है, और सस्पेंडिंग पार्टिकुलर मैटर जब ज़्यादा होते हैं तो भी ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे कौन से, एक तो सल्फ्यूरस स्मोक, एक हो गया हमारा फोटोकेमिकल स्मोक, और फोटोकेमिकल स्मोक का दूसरा नाम लॉस एंजलिस स्मोक भी इसको बोलते हैं, कौन सा, लॉस एंजलिस स्मोक भी इसको बोलते हैं। अब क्वेश्चन में आपने देखा होगा जब मीन्स में ये क्वेश्चन आया फोटोकेमिकल स्मोक का, एक और इसके नीचे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 का ये क्या है, मतलब ये किसके लिए हुआ था, गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल किसके लिए हुआ था, किसी को नहीं पता था ये, ठीक है, सब तुक्के से ही लिख के आए हैं। ये किसके लिए हुआ था, मेनली ये हुआ था जो ऐसे पोल्यूटेंट्स को एड्रेस करना जो क्या करते हैं, एक तो एसिडिफिकेशन करते हैं एटमॉस्फेयर में, क्या करते हैं, एक तो एसिडिफिकेशन करते हैं, एक जो ग्राउंड लेवल ओजोन है उसको इंक्रीज करते हैं, इन दो को एड्रेस करना, इन दो के पोल्यूशन को एड्रेस करना था मेनली गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल का मेन एम। ये तो ये ओजोन को मतलब फोटोकेमिकल स्मोक जब बन रहा है तो भी जो ग्राउंड लेवल ओजोन है वो क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए फिर इस क्वेश्चन में भी आ गया कि गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल में मेनली ऐसी चीजें हैं जो एसिडिफिकेशन, क्योंकि एसिड फोटोकेमिकल स्मोक में क्या है, एक टाइप के एसिड्स ही बन रहे हैं, ठीक है, और ओजोन का अमाउंट भी इंक्रीज हो रहा है, तो इन दो प्रोसेस के लिए बना था गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल, इसीलिए न्यूज में मतलब इसलिए देखो कैसे इन्होंने पूछा फोटोकेमिकल स्मोक से, कैसे इन्होंने इस प्रोटोकॉल को कनेक्ट किया है, ठीक है। और मेनली ये क्या करता है, गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल इन पे लिमिट लगा देता है, ठीक है। और याद रखना अभी 2012 में इसमें दो चीज़ें और ऐड कर दी गई हैं, पार्टिकुलर मैटर के अमाउंट को भी इसमें थोड़ा सा कम करने की बात की गई है, और ब्लैक कार्बन को अब इसमें एसिड ये भी क्या करते हैं सारे, ये सारे उसके लिए वो है। और याद रखना ये जो है लीगली बाइंडिंग है, गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल जो है ये क्या है, लीगली बाइंडिंग है हमारा, ये जो प्रोटोकॉल है ये लीगली बाइंडिंग है, इसमें एमिशन जो टारगेट्स हैं वो लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। क्या इंडिया ने साइन किया है, अगर इंडिया ने साइन किया होता तो हल्ला हो जाता, तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है। तो ये है हमारा गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल, क्या है ये हमारा गुथेनबर्ग प्रोटोकॉल है, तो ये हमारा सल्फर स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, कौन से को कौन सा बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। हमें बताना है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज कोरल ब्लीचिंग इवेंट्स हैव बिकम रिकरेंट फीचर ऑफ लेट, ठीक है, कोरल ब्लीचिंग काफी ज्यादा हो गई है हमारी, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो हमें बताने क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कोरल ब्लीचिंग कर देते हैं। देखो यूवी रेज अगर ज्यादा हो तब भी, सेडिमेंट्स अगर ज्यादा होते हैं, सैंड, ठीक है, तो वो भी कर देती हैं। फिर एक्सेस न्यूट्रिएंट्स अगर आ जाए, यूट्रोफिकेशन हो जाए तो भी कोरल खराब हो जाएंगे। एक्सेस स्टॉर्म वाटर फ्रॉम रेन्स से अगर ज़्यादा स्टॉर्म वाटर आ जाए वो भी खराब कर देंगे उनको। सैलिनिटी चेंज बिल्कुल वो भी कर देंगे। तो सारी चीज़ें जो है वो कोरल ब्लीचिंग कर देंगी। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी, ठीक है। नॉर्मली क्या कर देंगे, सारी चीज़ें कर देंगे। तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। देखो कोई भी क्वेश्चन है ना उसको अब देखो जो ये कोरल्स वाला क्वेश्चन है, ये कोरल वाला क्वेश्चन जो है ये मेंस में भी आया हुआ है, ठीक है, ये मेंस में भी आया हुआ है। सबसे पहले पूछा हुआ है कोरल्स क्या होते हैं। अब आपको मेंस के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इनकी मतलब फैक्टर्स क्या हैं इनके ब्लीचिंग होने के। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, फिर आप लिखोगे कोरल ब्लीचिंग क्या होती है, फैक्टर्स जो कोरल ब्लीचिंग करते हैं,
इनकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, ठीक है। और इसके बाद एक आप लिखोगे कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो गया मेंस का क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको करने हैं बस हम वैसे अपने चैनल पे भी एक स्टार्ट होने वाली है मेंस आंसर राइटिंग की सीरीज, लेकिन वो क्या होगी, पेड होगी, ठीक है। क्योंकि फ्री के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अगर मैं फ्री चलाना भी चाहूँ तो मैं नहीं चला सकती, क्योंकि मैं सबके क्वेश्चंस नहीं चेक कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं किसी मतलब वही लिमिटेड बच्चों के ही चेक कर सकती हूँ। तो हमारी मेंस की भी सीरीज़ आ रही है, अगर आपको उसमें ज्वाइन होना है तो शायद नेक्स्ट मंथ से जो वो सीरीज़ है मेंस आंसर राइटिंग की, उसमें आप शायद जितने भी होंगे आप डेली के क्वेश्चन जो है आप हमें सेंड कर सकते हो। डेली के 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जितने भी होंगे आपको पता चल जाएगा। डेली के आप 2 to 3 क्वेश्चन आप सेंड कर सकते हो मेंस के लिए, जब तक आपका मेंस होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हमें बताना है किसके बारे में, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के बारे में। देखो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अगर आपने लास्ट ईयर करंट अफेयर्स पढ़े हैं तो उसमें पता होगा कि 33% फॉरेस्ट हैं, उनमें हमें क्या 33% लैंड पे हमें फॉरेस्ट चाहिए। तो ये बोल रहे हैं 1/4 नहीं है, 33 पे चाहिए तो 1/3 है, ठीक है। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स फॉर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन, बिल्कुल ये कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का कंसेप्ट है इसमें। थर्ड है वेस्ट लैंड्स एंड डिग्रेडेड लैंड्स हैव बीन सजेस्टेड टू बी यूटिलाइज्ड फॉर एफोरेस्टेशन एंड अदर प्लांटेशन पर्पसेस, बिल्कुल वेस्ट लैंड और जो डिग्रेडेड लैंड है वो एफोरेस्टेशन के लिए मेनली सजेस्ट की गई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है, लास्ट वाली तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में मेनली क्या है, 33% फॉरेस्ट को हमें करना है, और अभी हमारे कितने 23% के आसपास जो फॉरेस्ट है वो है, ठीक है। तो हमें 10% कम है, अभी बहुत बढ़ानी है फॉरेस्टेशन करके। क्वेश्चन नंबर 40। सबसे पहले देखो क्या चीज़ सही नहीं है, गलत बतानी है, ठीक है। देख लेते हैं। सबसे पहले नो ग्रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज अलाउड इन नेशनल पार्क। देखो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि लाइव स्टॉक ग्रेजिंग अलाउड नहीं होती है नेशनल पार्क में। ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, सही है। गलत बतानी है तो ये तो सही है, तो गलत बतानी है तो रहेगी क्या, बी आंसर आ गया डायरेक्ट। देखो मैंने कुछ किया भी नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ गया। क्या मेरे को एक चीज़ पता थी, नेशनल पार्क में ग्रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक अलाउड नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, मतलब इन्होंने सही बोल रखी है, ठीक है। तो फर्स्ट सही है तो गलत बतानी है तो गलत, फिर पहले सब में दे रखी है तो सेकंड एंड थर्ड हमारी रॉन्ग होगी, ठीक है। सेकंड है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वेस्ट बंगाल। पहला जो नेशनल पार्क था वो बना था जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, ठीक है। जिम कॉर्बेट था और वो उत्तराखंड में बना था, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई। और थर्ड है कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन होते हैं, कोर और उसके बाद एक होता है बफर जोन और उसके बाद होता है ट्रांजिएंट जोन। तो कोर जोन ऐसा होता है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, ठीक है, केवल फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे कोई नहीं जा सकता, केवल रिसर्चर जा सकते हैं। तो कोर जोन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इज एरिया ऑफ एक्टिव कोऑपरेशन बिटवीन फॉरेस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पे थोड़े बहुत लोग जा सकते हैं। और ट्रांजिएंट जो बफर जोन में कुछ जा सकते हैं, ट्रांजिएंट जोन में मेनली लोकल जो कम्युनिटीज हैं उसका और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, कहाँ पे लास्ट वाले जोन में। तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में। हमें बताना है कि कौन सा एक्ट सबसे पहले आया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर प्रिवेंशन एक्ट कब आया, 1981 में आया। वाटर वाला एक्ट कब आया, वाटर वाला आया 1974 में। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में। तो सबसे पहले कौन सा आया, वाटर एक्ट आया, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्ट आए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे एक्ट आए हैं, जैसे कि एयर एक्ट तो मैंने बता दिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो अभी किया था आज, जिसके बारे में पूरा किया है, 1972 में आया, सबसे पहले आया है। उसके बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट जो फॉरेस्ट डिवेलपर्स एक्ट वाला 2006 में आया है ये। उसके बाद बायोमेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आए हैं, ये 2016 में आया है, याद रखना। बायोमेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में आया। एनजीटी कब बना है, 2010 में बना है। तो ये कुछ ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 41 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। हमें बताना है किसके बारे में, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन के बारे में 2 स्पीसीज के बीच में, कि एंटीबायोसिस किसको बोलते हैं। देखो एंटीबायोसिस ऐसी क्या बोलते हैं उसको, इंटरेक्शन बोलते हैं जिसमें किसी को बेनिफिट नहीं होता, किसी को बेनिफिट नहीं होता। नन ऑफ द इंटरेक्टिव स्पीसीज आर बेनिफिट इन एंटीबायोसिस, बिल्कुल। और ब्लू ग्रीन एल्गी जो पूंड्स में ग्रो करती है बोल रहे हैं उसमें एंटीबायोसिस इंटरेक्शन होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या होता है, एंटीबायोसिस इंटरेक्शन होता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों ही आंसर के हमारा आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। हमें बताना है फंगी के बारे में क्या चीज़ सही नहीं है, गलत बतानी है। सबसे पहले हेटेरोट्रोपिक होते हैं, बिल्कुल होती हैं। बोल रहे सारी ही फंगी मल्टी सेलुलर है, बहुत ज़्यादा वो हो गया तो यही चीज़ गलत है। यूनिसेलुलर फंगी भी होती हैं,
जैसे कि ईस्ट, ठीक है, कुछ यूनिसेलुलर भी होती हैं जैसे कि ईस्ट, ठीक है, सारी मल्टी सेलुलर नहीं होती हैं। थर्ड है सेल वॉल, जो इनकी होती है वो काइटिन की बनी होती है, बिल्कुल इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। और उसके बाद पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक्स फंगी से हमें ऑब्टेन होते हैं, तो बिल्कुल वो भी हमें ऑब्टेन होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। और इसमें जो फंगी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली स्पोर से होता है, जिनको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया आपने नाम सुना होगा, वो फंगी में ही होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 44 पे। कौन से प्लांट जो है वो टेम्परेट रीजन में आपको मिलेंगे, ठीक है, टेम्परेट रीजन में आपको कौन से जो है वो प्लांट्स मिलेंगे। तो याद रखना ये सारे ही प्लांट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेम्परेट रीजन में मिलेंगे। ट्रॉपिकल में किस टाइप के मिलेंगे, ट्रॉपिकल में मिलेंगे जैसे कि आपको ऑर्किड हो गया, उसके बाद वाइन्स हो गया, उसके बाद फर्न्स हो गया, मोसिस हो गया, ठीक है, पाम हो गया, ठीक है, तो ये सारे आपको मिलेंगे ट्रॉपिकल में। उसके बाद टैगा टाइप एटमोस्फेयर में क्या मिलेंगे, जहाँ पे पाइन हो गया, फिर हो गया, स्प्रूस हो गया, इस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे आपको टैगा में। तो कहाँ कैसे मिलेंगे, तो आंसर हमारा क्या आ गया, डी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 45 है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। देखो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि जब भी मान लो कि ये वाटर बॉडी है और इसमें मैंने पोल्यूटेंट को ऐड कर दिया, कोई भी पोल्यूटेंट या ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी अगर इसमें गया, तो यहाँ पे रहने वाले जो कुछ ऑर्गेनिज्म है वो इसको खाना शुरू करेंगे। जितना ज़्यादा इसके अंदर पोल्यूशन होगा, पोल्यूटेड वाटर होगा, उतनी ज़्यादा जो ये है क्या बोलते हैं, ये इसके अंदर जो एंजाइम्स है वो इसको खाना शुरू करेंगे, इसकी डिकम्पोजिशन स्टार्ट करेंगे, तो उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। अब जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ वो तो इससे खत्म हो जाएगी, वाटर बॉडी से उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है इसको डिग्रेड करने में जो भी पोल्यूटेंट है। तो सबसे पहले इट डिपिक्ट्स द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन प्रेजेंट इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। बिल्कुल एक्वेटिक इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक पोल्यूशन प्रेजेंट है उसको दिखाता है। सेकंड है हाई, अगर जितनी ज़्यादा डिमांड ज़्यादा होगी इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन है वो लो है। तो देखो अगर हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है कहीं की, तो उसका मतलब क्या है, वहाँ पे पोल्यूशन क्या है, ज़्यादा है। अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है, और पोल्यूशन ज़्यादा है, जितने ज़्यादा वो खाएंगे इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट सही दे रखे हैं। आ गया, समझ में आ गया। देखो जितना ज़्यादा पोल्यूशन उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, डिमांड करेंगे ऑक्सीजन की, उतनी ही यहाँ से क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब डिजोल्व ऑक्सीजन वहाँ पे क्या होगी, कम होगी। तो यही मेन कंसेप्ट पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 45 आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट निकालते हैं। देखो भाई ये चीज़ें पता ही होनी चाहिए आपको, ठीक है। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबल इंडेक्स को निकालता है नाइट फ्रैंक। कौन निकालता है, नाइट फ्रैंक निकालता है, नाइट फ्रैंक निकालता है, ये यूएनएससीएपी नहीं निकालता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड थर्ड जो है हमारी ठीक है। मतलब वर्ल्ड सिटी रिपोर्ट को यूएन हैबिटेट ही निकालता है, और मेनली ग्लोबल फिंडेक्स जो डेटाबेस रिपोर्ट है उसको वर्ल्ड बैंक ही निकालता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 हमारा आंसर हो जाता है डी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। हमें बताना है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। ये मॉडल है फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज जो होती हैं वो कंजर्वेशन और प्लानिंग में इन्वॉल्व होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ये स्टैट्यूटरी प्रोग्राम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर। याद रखना ये किस फॉरेस्ट के अंडर है, ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो थी ना 1988 की, उसके अंडर आया था सबसे पहले कौन सा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए। याद रखना हमेशा के लिए कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट कहाँ पे आया है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में। और उसने कितने परसेंट फॉरेस्ट को बोला, 33% फॉरेस्ट को बोला है कि वो मतलब 33% लैंड पे क्या होने चाहिए, फॉरेस्ट होने चाहिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को किस स्टेट में क्या बोला जाता है। बोल रहे हैं जो टाकाज होते हैं वो गुजरात में बोले जाते हैं, बिल्कुल गुजरात में बोले जाते हैं। फिर बोलते हैं काटाज जो होते हैं वो कर्नाटका में नहीं, काटाज में याद रखना उड़ीसा में बोले जाते हैं। काटा कहाँ पे बोले जाते हैं, उड़ीसा में बोले जाते हैं। लद्दाख में जिंग बोला जाता है, यस लद्दाख में जिंग बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। और कहाँ पे क्या क्या बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुंड बोले जाते हैं राजस्थान में, क्या बोले जाते हैं, राजस्थान में बोले जाते हैं इनको कुंड। महाराष्ट्र में क्या बोला जाता है, फाड़ सिस्टम बोला जाता है। कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रही हूँ। महाराष्ट्र में फाड़ सिस्टम इसको बोला जाता है। टैंक बोला जाता है, टैंक बोला जाता है कहाँ पे, आंध्रा में इसको टैंक या फिर एनिकट, आपने नाम सुना होगा एनिकट इनको बोला जाता है। जोहड़ नाम सुना होगा आपने इधर, तो सेंट्रल इंडिया में जोहड़ बोला जाता है, ठीक है। बाउलीज
या फिर जिसको बोलते हैं डिग्गीज, ये कब बोला जाता है, कहाँ पे, गैंगेटिक प्लेन्स में, गैंगेटिक प्लेन में डिग्गी वगैरह बोला जाता है। उसके बाद सुरंगम, सुरंगम, सुरंगम कहाँ बोला जाता है, वेस्टर्न घाट्स में बोला जाता है सुरंगम, ठीक है। उसके बाद कोरम्बर, क्या, कोरम्बर, कोरम्बर किसको बोला जाता है, ईस्टर्न घाट्स में इसको बोला जाता है, ईस्टर्न घाट्स में कोरम्बर। उसके बाद जोड़ हो गया खतड़ी, खतड़ी या फिर कुहल, ये कहाँ पे बोला जाता होगा, ये बोला जाएगा वेस्टर्न हिमालयाज में। खतरी और कुहल कहाँ पे बोला जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज में। किरी, किरी कहाँ बोला जाता है, कर्नाटका में। किरी क्या बोला जाता है, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये सारे आपको क्या करने हैं, थोड़े ध्यान रखने हैं। आज मैंने 2 चीजें बताई हैं, एक बताई है सैक्रेड ग्रूव्स, याद होनी चाहिए आपको। अब कभी भी अगर सैक्रेड ग्रूव्स जो मैंने बताए वो होंगे याद तो आपको कर लोगे। आप क्या करना, टाइम स्टैम्प डाल देना वीडियो के नीचे, जब भी आप देखोगे तो आपको सैक्रेड ग्रूव्स याद हो जाएंगे, और उसके बाद याद हो जाएंगे आपको क्या, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अगर आपके आ भी गए तो ठीक हो गए, और बच्चे नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपके 2 मार्क्स तो बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। डिफेंस मैकेनिज्म जो प्लांट प्रीडेटर से बचने के लिए करते हैं, फाइन हेयर्स को लीव्स पे कर देते हैं, बिल्कुल। कैफीन को रिलीज करते हैं जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, बिल्कुल। और फिर थॉर्न्स, बिल्कुल थॉर्न्स को भी करते हैं। तो ये सारे ही मैकेनिज्म है जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे प्रेडेटर से बचने के लिए मेनली प्लांट्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, एविल क्वार्टेट मेनली है कि ये मेनली थ्रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए यूज किया जाता है। एविल क्वार्टेट मतलब 4 रीजन जिसके कारण मेनली अभी जो एक्सटिंक्शन है वो चल रहा है। उसके फिर 4 मेजर कॉजेज, तो वो क्या क्या है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, तो वो हमें बताना है। तो याद रखना, क्लाइमेट चेंज उसमें नहीं है, उसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, को एक्सटेंशन है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, एलियन स्पेसिस इन्वेजन है, ठीक है। याद रखना, एलियन स्पेसिस इन्वेजन है, क्या है, एक एलियन स्पीसीज इन्वेजन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। आप ध्यान, ये चीज़ वैसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि भाई एविल क्वार्टेट, अभी जो मेनली स्पीसीज की डाइवर्सिटी जो कम हो रही है वो किन किन रीजन से हो रही है। वैसे भी आप सारे, वैसे क्लाइमेट चेंज नॉर्मली आप लिख सकते हो, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के मीन्स के कारण, मैं मीन्स के लिए बता रही हूँ चीज़ की, बायोडाइवर्सिटी किस किस के कारण लॉस हो रही है, क्लाइमेट चेंज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, को एक्सटेंशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन। अगर आपने ये 5 पॉइंट लिख दिए तो देखो आपका पॉइंट कितना डाइवर्स हो जाएगा। अगर आपने 5 रीजन भी लिख दिए कि क्यों बायोडाइवर्सिटी हमारी लॉस हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, अपनी जो वोकैब है उसको मीन्स के लिए इंक्रीज करना है, ठीक है। केवल अब प्री के लिए नहीं पढ़ना है, आपको मीन्स के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि मीन्स ही रियल चैलेंजिंग जॉब है आपकी, ठीक है। तो अभी बायोडाइवर्सिटी का लॉस जब भी आए, अगर मान लो आप मेंस के लिए क्वेश्चन लिख रहे हो, ये 5 चीजें आपको लिखनी है, अगर नहीं है तो फिर आप इसको यूज करो, ठीक है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहीं भी आप लिख रहे हो उसको यूज करो कि कितने हमें फॉरेस्ट इंक्रीज करने हैं, हमें कितने ही हैं, अभी डिफॉरेस्टेशन कितना ज्यादा हो रहा है, उसके लिए आप इस डेटा का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग जगह जो भी आप पढ़ते हो उनको यूज करो, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। आपको वीडियो थोड़ी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।